हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 21 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 अगस्त 2021। तो आज की वर्कशीट में हम अपनी दूसरी विधि करने वाले हैं। एक विधि हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो आज हम विलोपन विधि करने वाले हैं। बहुत आसान विधि है ये। देखो क्या है इस विधि में, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ना दो चर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक चर हटाना है, ठीक है। अब वो हटाना कैसे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ आपको एक छोटी सी चीज दे रखी है, वो क्या, जल्दी से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, मैंने एक फिल्म देखी। फिल्म के हीरो को एक मशीन मिलती है जिससे वह गायब हो सकता है। वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। वह समाज से भ्रष्टाचार विलोपित करने का प्रयास करता है। समाज के बुरे तत्वों को सबक सिखाता है। तो है क्या यहाँ पर, वो आपको कुछ बता रहा है कि उसने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक हीरो था, उसको ना एक ऐसी मशीन मिली। उस मशीन से ना वो गायब हो जाता है। अब गायब होने के बाद वो क्या करना चाहता है, जो समाज में भ्रष्टाचार है ना उसको हटाना चाहता है। विलोपित मतलब उसको हटाना चाहता है। तो जो भी बुरी चीजें हैं उन सबको हटा देगा वो समाज से। तो अब बात आती है इसका इस वर्कशीट से या फिर इस विधि से क्या कनेक्शन है। बिल्कुल है, जैसे वो समाज से उस मशीन से जिससे वो गायब हो रहा था उससे वो उनको हटाना चाहता है, जो समाज में बुरी चीजें होती हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, हम उसमें क्या करते हैं, संख्याओं को हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे को कोई मशीन की जरूरत नहीं है कि हमको भी एक मशीन चाहिए कि उन संख्याओं को हटाने के लिए। नहीं, उसके लिए हमारे को एक छोटी सी चीज आनी चाहिए, और उस चीज का नाम क्या है, उस चीज का नाम है योज्य प्रतिलोम। तो अगर ये हमें आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी संख्याओं को इनसे क्या कर सकते हैं, संख्याएं हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हाँ हाँ, हम भी योज्य प्रतिलोम द्वारा संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। देखो, अगर आपको कहीं से भी 4 को हटाना है तो आप क्या करो, उसका उल्टा कर दो, -4 कर दो। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अगर आपको -2 को हटाना है तो आप +2 कर दो, बन जाएगा ना ये जीरो। जीरो का मतलब वो हट गया ना, है ना। उसी तरीके से पता है, संख्याओं के साथ साथ ना आप पद को भी हटा सकते हो। अगर आपके पास 3x है प्लस का, तो आप माइनस का 3x कर दो ताकि वो जीरो बन जाए। अगर आपका माइनस का 2x है तो आप उसे प्लस का 2x कर दो ताकि वो जीरो बन जाए। तो हमारे को ये विलोपन विधि के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। हम इसके बिना ही पदों को और संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं, योज्य प्रतिलोम से कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रयास कीजिए, मैं आपको यही दे रखा है। कह रहा है उचित गुणांक भरिए। ऐसा गुणांक भरिए कि हल करने के बाद जीरो ही आ जाए। बहुत आसान है। 3y है तो माइनस का 3y करोगे तभी तो जीरो आएगा। 4x है, प्लस का 4x करोगे तभी तो जीरो आएगा। आएगा तभी जीरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4x में 4x को प्लस करेंगे तो 8x आएगा, जीरो नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा ना। तो यहाँ प्लस का 4x हम लिख ही नहीं रहे, तो हमारा आंसर यहाँ आएगा -4। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2x है, 2x में से 2x माइनस करेंगे तभी तो जीरो आएगा। यहाँ पर 5x है, 5x में से 5x माइनस करेंगे तभी तो जीरो आएगा। 7a में से 7a माइनस करेंगे तभी तो जीरो आएगा। लो, सारे गुणांक भर गए। इस तरीके से भरने थे कि जब आप उन्हें हल करो तो जीरो ही आए। ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ पर एक उदाहरण से ये विलोपन विधि पूरी समझा रखी है, तो हम भी उदाहरण को हल कर लेते हैं और उसी से ही समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको हम अपनी समीकरण 1 मानते हैं। उसके बाद है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब आपको विलोपन विधि में क्या करना होता है, देखो, अगर आप ध्यान से देखो दोनों समीकरणों में तो x और y के गुणांक एक जैसे नहीं है, दोनों में अलग अलग है। आप क्या करो, किसी भी एक चर के, किसी के भी, या तो x के या y के गुणांक एक जैसे बना दो। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे बना दे, बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे, देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो समीकरण 2 में ना x का गुणांक 4 है ना, 4। और समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है। तो अगर मैं इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4 बन जाएगा, फिर तो गुणांक एक जैसे हो जाएंगे ना। लेकिन बात ये आती है कि हम सिर्फ इसी में 2 से गुना करेंगे। अब बाकी जो ये 3y और 8 है इसमें क्या करें, तो आप पूरी समीकरण में 2 से गुना करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये स्टेप्स बता रखे हैं ये, ठीक है ना, ये सब वही है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं हम, समीकरण 1 में 2 से गुणन करने पर,
तो 2 से गुना करोगे आप तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 8, दोनों साइड करना है। तो क्या बन जाएगी, 2 2 जा 4x हो जाएगा, 2 3 जा 6y हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब आप इसे समीकरण 3 मान लो। तो अब आप समीकरण 1 तो एक बार इस्तेमाल कर चुके हो ना, अब आप 2 और 3 को हल करोगे, क्योंकि आपने एक को ही तो चेंज करके 3 बनाया, उसी में तो गुना किया। ठीक है, तो अब समीकरण 2 और यहां मैं 2 लिख देती हूँ, 2 और 3 को हल करने पर तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 एक समीकरण है, और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 एक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? कुछ नहीं किया है, किसी भी एक चर के गुणांक एक जैसे कर दिए हैं मैंने। ठीक है, अब यहाँ गुणांक एक जैसे करने के बाद अब हम करेंगे क्या? तो देखो ये 4x दोनों प्लस प्लस के हैं, है ना, पर मुझे इसको हटाना है। विलोपन विधि ही वही है कि एक चर को हटाना है। तो कैसे हटाऊं? तो मैं सबके साइन पलट देती हूँ, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो अब ये 4x प्लस का और एक 4x माइनस का हो गया, कट गया, हट गया। ठीक है, तो बचा क्या, 5y, और ये जो माइनस है ये ऊपर वाले का बन जाएगा माइनस का 6y, तो यहाँ पर बचेगा माइनस y, और 8 में से माइनस 16 करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 8। इस माइनस से ये माइनस कट गया, y का मान निकल के आ गया 8। y का मान निकल गया, x का मान अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मेन है सिर्फ एक चर का मान निकालना इस विधि में। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा, वैसे डाउट होगा नहीं अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको समझा होगा। अभी आगे और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जो भी डाउट है वहां क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। किस में रखें बताओ? पहली समीकरण में रख देते हैं, y इज इक्वल टू 8 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपके पास है क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है। तो y कितना निकला आपका, 8 ही निकला है, तो y की जगह अब आप 8 रख दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 8। तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस का 24, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 16 और x इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया। ध्यान से देख लो, आपके आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? तो ये था आपके पास विलोपन विधि। अभी डाउट है मुझे पता है आप लोगों को कहीं कहीं पर। चलिए क्वेश्चन करते हैं और थोड़े से डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, दी गई समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, इसे समीकरण 1 मानते हैं, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, इसे समीकरण 2 मानते हैं। एक बार चेक कर लें फिर हल करते हैं। तो देखो गुणांक देखो एक जैसे नहीं है, तो किसी भी एक का गुणांक आप क्या करो, यहाँ पर चेंज कर दो कि एक जैसे बना दो। अब मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं समीकरण 2 में 4 से गुना कर देती हूँ, चलो इस बार y का गुणांक चेंज कर देते हैं, आप x का भी कर सकते हो। अगर आप x का करना चाहते हो तो 3 से गुना करोगे, मैं y का करना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, समीकरण 2 में 4 से गुना कर देती हूँ। तो फिर y वहां पर भी 4y बन जाएगा और यहाँ पर भी 4y है, एक जैसे गुणांक हो जाएंगे, फिर तो वो हट जाएगा ना चर वो वाला। तो चलिए यही करते हैं। तो समीकरण 2 में 4 से गुणन करने पर तो ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4, इसे समीकरण 3 मान लो। अब आपने 2 को तो चेंज ही किया है ना, इसका मतलब अब आप किन किन समीकरण को हल करोगे, एक 1 को और एक 3 को। तो समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर लिखते हैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब आप ध्यान से एक बार जरा यहाँ पर देखिए, एक 4y प्लस का और एक 4y माइनस का है। आपको याद है अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे के साइन चेंज किए थे, क्योंकि वो दोनों 4x प्लस के थे तो कट नहीं हो पा रहे थे, हमें तो एक को हटाना है ना, वही तो विलोपन विधि है हमारी, है ना। तो अब यहाँ तो पहले से ही एक प्लस है एक माइनस है, तो ये सीधा ही हट जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो अब ये दोनों प्लस के हैं, 3x में 4x प्लस के 7x, 10 में 4 प्लस के 14, तो यहाँ से x का मान मेरा कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। आप इसे चाहो तो किसी भी एक समीकरण में रख दो, लेकिन मैं इसको समीकरण 2 में रखूंगी क्योंकि वो छोटी सी समीकरण है, जल्दी से उससे x का मान आ जाएगा। ठीक है, आप किसी में भी रख सकते हो। x इज इक्वल टू 2 को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपके पास है कौन सी, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x 2 है, अब y को उधर ले जाओ और x को इधर ही, ये 1 को इधर ले आओ, तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लो, आपका जो उत्तर निकला वो क्या निकला, x2 निकला, और y आपका क्या निकला, 1 निकला। हल हो गए, था आसान। तो कुछ और जो भी डाउट्स आपके थे वो क्लियर हुए, अगर अभी भी थोड़े से डाउट है तो अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं, उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट और समझते हैं। तो 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4, पहले लिख लेते हैं यहाँ साथ साथ। ठीक है, मैंने इससे डाल दिया ताकि आपको अलग से दिख जाए। ये मेरी समीकरण 1 है। 9y माइनस का 2z इज इक्वल टू 7, ये मेरी समीकरण 2 है। तो गुणांक एक जैसे करने हैं किसी भी एक चर के। अब आपको देख के ही पता चल गया होगा कि मैं कौन से समीकरण में क्या करने वाली हूँ, है ना। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो समीकरण 2 में 9y है और समीकरण 1 में 3y है, तो इसका मतलब मैं अगर पहली वाली समीकरण में 3 से गुना कर दूंगी तो वो भी 9y बन जाएगा। तो चलो फिर यही करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणन करने पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 9y माइनस का 15z इज इक्वल टू 12। इसको मान लो समीकरण 3। अब समीकरण 1 से ही तो 3 निकली है, तो अब हम 2 और 3 को हल करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, तो कितना आ जाएगा, 9y माइनस का 2z इज इक्वल टू 7 और 9y माइनस का 15z इज इक्वल टू 12। ठीक है ना यहाँ तक। फिर वही चीज आ गई, देखो दोनों 9y प्लस के हैं, तो मैं इसको हटाऊं कैसे, तो आप साइन बदल दो, माइनस 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 प्लस, प्लस प्लस माइनस, तो ये तो कट जाएगा। अब माइनस के 2z में प्लस का 15z करोगे तो 13z आएगा, ठीक है ना। और आप 7 में 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 5 आएगा। तो z का मान यहाँ से माइनस का 5 अपॉन 13 निकल गया है। अब इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। कहाँ रखें, कौन सी में रखें बताओ, आप पहली में रख लेते हैं। z इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या समीकरण, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4 है। 3y, ठीक है ना। तो z की जगह माइनस 5/13 रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 जो 25 हो गया, अपॉन का 13 ऐसे ही है। अब मैं इसको दूसरी साइड ले जाती हूँ, तो 4 माइनस का 25 अपॉन 13। अब आपको हर एक जैसे बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू में 13 माइनस का 25 अपॉन में 13, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 52 माइनस का 25 अपॉन में 13, ठीक है यहाँ तक। अब 52 में से आप क्या करोगे, 25 माइनस कर लोगे, तो बचेगा आपके पास 27 अपॉन में 13। अब इस 3 को आप दूसरी साइड पे ले आओ तो ये डिवाइड का हो जाएगा, इसको इससे कट किया तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना निकल के आ गया आपके पास, 9 अपॉन में 13 निकल गया। x का भी z का भी आपने ऊपर निकाला था, अब y का आपके पास ये रहा। क्लियर, आप डाउट क्लियर हो गए जितने भी डाउट थे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है मीना
2,000 रुपए की राशि निकलवाने बैंक गई। उसने कैशियर से 50 रुपए वह 100 रुपए के ही नोट मांगे। उसे कुल 50 नोट मिले। मीना को 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिले? देखो यहाँ पर एक लड़की है मीना, वो ना बैंक गई, उसको 2,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन ना उसने कैशियर को क्या बोला कि ना मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए वाले ही नोट चाहिए। तो कैशियर ने उसे कुल मिला के 25 नोट दे दिए। लेकिन हाँ, उसे ये नहीं पता इसमें से 50 के कितने और 100 के कितने हैं। पर इतना पता है जब वो उन सारे नोटों को गिनेगी ना तो 2,000 रुपए ही आएंगे। अब आप मीना को ये बताओ कि उसमें 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम मान लेते हैं, माना 50 के नोट। तो माना 50 के नोटों की संख्या, वो मैंने x मान ली, और 100 के नोटों की संख्या जो है वो मैंने y मान ली। अब अगर मैं अपने प्रश्न के अनुसार देखूं तो उसे कुल मिला के 25 नोट मिले थे, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ूंगी तभी 25 आएगा। और दूसरी बात, उसको कुल मिला के 2,000 रुपए मिले थे, तो इसका मतलब 50x प्लस का 100y इज इक्वल टू 2,000 आएगा यहाँ पर। तो आप इसे तो अपनी समीकरण एक मान लो, लेकिन इसको दो मत मानो, थोड़ा सा और हल कर लो ताकि ये छोटी हो जाए। तो मैंने यहाँ से 50 को क्या किया, उपनिष्ठ कर दिया, तो यहाँ पर 2y बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 2,000 ऐसी है। अब इसमें इस 50 को दूसरी साइड पे ले गई, तो ये आ गया मेरा 2,000 और अपॉन में 50, जीरो से जीरो काट दिया, इसको इससे काटा तो 40, तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू 40 आ गया। इसको मैंने अपनी समीकरण 2 मान लिया। अब आप ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो x के गुणांक है वो दोनों के एक जैसे हैं, तो अब आपको गुणन करने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा आप हल कर सकते हो। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। और समीकरण 2 है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। फिर ध्यान से देखिए, x और x इनके जो साइन है दोनों ही प्लस के हैं, तो फिर साइन चेंज कर दूं क्योंकि ये तो कट ही नहीं होंगे, और जब तक ये नहीं हटेगा y का मान नहीं निकलेगा, तो हम इन्हें हटा देते हैं साइन पलट के, तो ये तो कट हो गया। अब प्लस के y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, ठीक है ना। और 25 में से 40 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, लो आपका y का मान निकल गया। इसका मतलब 100 रुपए के नोट निकल गए। कितने दिए उस कैशियर ने, 15 दिए, तो 1500 रुपए मिल गए मुझे। अभी 500 रह गए, तो पता ही चल रहा है 50 रुपए के कितने नोट दिए होंगे, 10 दिए होंगे, पर निकालने पड़ेंगे। तो y इज इक्वल टू 15 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x ऐसी है, y की जगह 15 रख दे, यहाँ 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 15, x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 50 के नोटों की संख्या, हमने x मानी थी ना, तो वो कितनी आ गई, यहाँ 10 आ गई। उसी तरह y किसको माना था, 100 के नोटों की संख्या को। एक बार जरा गुना करके देख ले, 2,000 रुपए बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। तो अगर 10 को 50 से करती हूँ तो 500, और अगर 100 को 15 से करती हूँ तो 1500, बिल्कुल 2,000 बन रहे हैं। तो इसका मतलब कैशियर ने मीना को 50 रुपए के 10 नोट दिए और 100 रुपए के 15 नोट दिए, ठीक है। ठीक, आसान वर्कशीट, विधि अच्छे से समझ में आ गई ये वाली। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, यहाँ होमवर्क क्वेश्चन, समीकरण हल करने के लिए नहीं दे रही हूँ, ठीक है। आपको योज्य प्रतिलोम बताना है मुझे -12 का। -12 तो क्वेश्चन में ही दिया है, कोई और देते हैं, है ना। चलो -25 दे देती हूँ। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि -25 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। इसी के साथ ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।